दुनिया में अक्सर दो तरह के लोगों को ही असफलता मिलती है। पहले वो जो कुछ करते तो हैं मगर सोचते नहीं हैं, मतलब कि वो काम किए जा रहे हैं लेकिन कोई एम ही नहीं है। और दूसरे वो जो सोचते तो हैं, जिनका कोई एम तो है परंतु करते ही नहीं है, तो वो अपना इनपुट ही नहीं दे पाते, सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं। तो अब आपकी ये चॉइस है भी, आपने इन दोनों कैटेगरीज में अगर फॉल करना है तो आपको असफलता मिलेगी। आपको सफलता चाहिए तो अपना एक गोल सेट कीजिए और उसे डेली एकम्प्लिश भी कीजिए। तो इसी कोट के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, टुडे आई शौर्य ग्रोवर इज गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 7th बेस्ड ऑन द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स अंडर अवर बैच संकल्प बैच। तो आई होप सो अभी तक जितने लेक्चर्स हमने कवर किए हैं 6th लेक्चर तक आपको बहुत अच्छे से सब समझ आ गया है और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट को कवर करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने, जैसे कि आप सबको कुछ रूल्स मैं बताती हूँ भी आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज, अटेंशन से बैठेंगे, सभी पूरी लगन से लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, नोट्स को बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि ये लेक्चर नंबर 7 है तो मैं आपको बता देती हूँ आज हम कवर क्या करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स को हम सबसे पहले देखेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा भी किस तरह से हमारा लेक्चर जो है वो प्रोसीड होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर नंबर 5th एंड 6th। हमने फर्स्ट 4 लेक्चर्स के जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस थे या जो भी डाउट्स थे वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम 5th और 6th लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस या आपसे जो आपके डाउट्स थे उनसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो हमारा पूरा अच्छे से तैयार हो जाए, है ना। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे लेट्स रीकैप। अब इस रीकैप में हम मोटा मोटा जो हमने कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिव्यू ले लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें उससे पहले हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो भी हमने ये पढ़ लिया है। थर्ड सेगमेंट जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स दोनों कवर कर ली थी। तो आज जो हम हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आई एम रियली सॉरी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम मेजर सेगमेंट कवर करने जा रहे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ ही साथ हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम फर्दर 2 सेगमेंट्स को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और जो हम दूसरा सेगमेंट इसमें हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी अवर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, पहले हेलो एल्केन्स की देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एरीन्स को कवर करके हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी अभी तक का हेलो एल्केन्स का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर एक प्रैक्टिस सेशन रह जाएगा। तो इसके बाद आपके सिर्फ 2 ही लेक्चर्स है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो पूरे फोकस से हर लेक्चर को आराम से सुनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ लेक्चर नंबर 5 एंड 6। तो ये क्वेश्चन आपका लेक्चर नंबर 5 के होमवर्क क्वेश्चन में आपको गिवन था। लेट मी राइट ओवर हियर, दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में रीड करने जा रही हूं, एक्स एंड वाई इन द रिएक्शन। आपके सामने ये रिएक्शन है, यहां पर आपको एक्स भी गिवन है वाई भी गिवन है। वो पूछता है एक्स और वाई क्या चीज है। सबसे पहली चीज तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए भी आपको यहाँ पर रिएक्टेंट क्या गिवन है और क्या प्रोडक्ट आप बनाना जा रहे हो। तो हमें यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट गिवन है दिस इज अवर एनिलिन। ये क्या है, एनिलिन है। और मैंने आपको जब हमने प्रीवियस लेक्चर किया था सॉरी
जब हमने प्रीवियस लेक्चर किया था तो ड्यूरिंग द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको एक चीज बताई थी भी, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम डायअज़ोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं एनिलिन की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? NaNO2 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में। यानी कि जो हमारा X कंपाउंड हमें मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द डायअज़ोनियम सॉल्ट। अब वो कैसा होगा? वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, N2 पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन दो लिए हैं, EM का मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज और सॉल्ट का मतलब उसके साथ कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जुड़ी है। तो हमारा X तो ये है। अब बारी आती है भी, हमने इस X को फर्दर Ki के साथ रिएक्ट करवाया। याद कीजिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 4 मेथड्स बताए थे। CuCl के साथ करवा रहे हो, CuBr के साथ करवा रहे हो, Ki के साथ करवा रहे हो। याद आया Ki वाली रिएक्शन? तो मैंने आपको बताया था अगर आपको आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन चाहिए, यानी कि आपको ये चाहिए, तो आपको उसको Ki के साथ रिएक्ट करवाने पड़ेगा। तो यानी कि मेरा जो यहाँ से वाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है? आइडोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। तो ये मेरा वाई प्रोडक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। बहुत सिंपल सा केस था, तो इसी से हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए बाकी ऑप्शंस में क्या है, 2 आयोडीन है, 3 आयोडीन है, 4 आयोडीन है, जो कि गलत है बिल्कुल, इट इज रॉन्ग। आपको सिर्फ बेंजीन के ऊपर एक ही आयोडीन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आई होप सो ये क्वेश्चन सिंपल था, अगर आपने रिएक्शन ध्यान से सुनी थी तो। नहीं सुनी तो वापस से जा करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा लेक्चर नंबर 5 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है भी, हमने इस रिएक्शन को HBr के साथ रिएक्ट करवाना है और हमें बताना है भी यहां से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। प्लीज गिव मी अ मिनट, तब तक आप इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व कीजिए। हाँ जी, थोड़ी मैं स्पीड स्लो रखूंगी, मेरे थोड़ा वॉइस इशू चल रहा है, चलो गला खराब चल रहा है इस वजह से। अच्छा, हमारे सामने ये रिएक्टेंट है, हमने इसको HBr के साथ रिएक्ट करवाना है। याद कीजिए हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HBr। हाइड्रोजन हेलाइड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन भी है, हेलोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हेलोजन भी है, ये हाइड्रोजन हेलाइड है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं एल्कीन के साथ, अब यहाँ डबल बॉन्ड है ना, देखो करवा रहे हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? याद कीजिए हमने जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करे थे तो हमने एल्केन से भी प्रिपेयर करवाया था, एल्कीन से भी प्रिपेयर करवाया था। उस दौरान हमने बोला था भी यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ। अब ना पिछले लेक्चर में मैंने कमेंट सेक्शन में बच्चों का देखा था, क्योंकि मैं रिविजन करवा रही थी, तो मैंने लिखा था मार्कोनिकॉफ रूल जहां पर भी लगेगा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पे जाएगा। अब कई बच्चों ने बोला आपने तो बताया था भी HBr जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिखाता है। HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी दिखाएगा जब वहां पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। अगर पर ऑक्साइड वहां नहीं लिखा हुआ ना, तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है। याद रखिएगा, HBr विद पर ऑक्साइड लिखा आता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ की तरफ जाएंगे, वरना आप मार्कोनिकॉफ पे ही फॉलो करेंगे। अब यहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा ना पर ऑक्साइड, मतलब कौन सा रूल चलेगा यहां पर? यहां पर चलेगा मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल फिर से वही कहानी कहता है भी, जो नेगेटिव पार्ट है goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atom। अब ये किस कार्बन की बात कर रहा है? ये डबली बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा है, जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब पता है यहां पर स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होगी? हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमें गिवन है, एक बार उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। हमें गिवन है C6H5, हमें क्या गिवन है?
C6H5 CH डबल बॉन्ड C, आगे क्या गिवन है CH हमें ये गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडली लिख के दिखाऊं ये कैसा एक्चुअल में दिखता है, C6H5 याद कीजिए, C6H6 तो हमारी बेंजीन रिंग ही होती है। अगर मैं इसकी जगह एक हाइड्रोजन को हटा करके ग्रुप लगा दूं CH डबल बॉन्ड CH तो आप इसको काउंट करके देखिए, ये C6H5 ही बनेगा। 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऊपर हमारा ये लगा हुआ है। अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HBr के साथ करवानी है। अगर आप सभी को याद है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। मार्कोनिकॉफ रूल किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक, दोबारा बोल रही हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो होगी। मतलब सबसे पहले कौन आकर के अटैक करने वाला है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करने वाला है। अब HBr में हमें पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Br पे नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कौन शो करेगा, नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव रिपेल ईच अदर, लेकिन पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि कौन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, यानी कि सबसे पहले अटैक कौन करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा। अब H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, क्वेश्चन ये राइज करता है, यहीं पर बच्चे गलती खा जाते हैं। देखो हमें इस डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ब्रेक करवाना है, या तो हम इसको यहां ब्रेक करवा रहे हैं, ठीक है, या हम इसको यहां ब्रेक करवा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां पाई बॉन्ड पर है। देखना ध्यान से, अगर मैं ये पिंक वाला पाथ फॉलो करती हूं, अगर मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जी नेगेटिव चार्ज है, पता है सभी को, पता है मैम। मतलब कि यहां पर ये मेरी ऐसे बेंजीन रिंग मैंने बनाई, अब मैंने ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करवा दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, ये कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना, एक कार्बन जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, इलेक्ट्रॉन्स वहां से चले गए, उस पे क्या बच गया, पॉजिटिव बच गया। मतलब मैम इस कार्बन पे पॉजिटिव बच गया, बिल्कुल सही, इस पे क्या बचा, पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव आएगा, ये H पॉजिटिव आया H पॉजिटिव ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पर जाकर के जुड़ेगा, यहां से क्या मिलेगा, देखो यहां से हमें ये हमारी जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर नेगेटिव पे जुड़ा, तो ये CH2 CH पॉजिटिव और CH3 हमें ये देखने को मिलता है। मानते हो मैंने बहुत ही डिटेल में स्टेप बता रही हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। लेकिन अगर मैं इसको यहां ब्रेक करवाती हूँ, चलो यहां देख लेते हैं, अगर मैं इसको यहां ब्रेक करवाती हूँ, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाती हूँ, तो मेरी ये बेंजीन रिंग है। अब इस CH को ऐसे एक बार रहने दो, अब आपने इस पे इलेक्ट्रॉन्स ले आए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहां। अब जब इस पे इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो ये बेचारा भी तो पॉजिटिवली रह जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, नेगेटिव चला गया, खुद पे क्या बच गया, पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, H पॉजिटिव कहाँ करेगा, जहां नेगेटिव लगा हुआ है। मतलब कि यहां से हमें क्या मिलने वाला है, मतलब कि यहां से हमें मिलेगा CH पॉजिटिव CH2 CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां पर जाकर के जुड़ गया। अब देखो हमारे पास इस टाइम पर एक ये प्रोडक्ट है और हमारे पास इस टाइम पर ये प्रोडक्ट है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जब भी कार्बन पे कोई चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे कार्बोकटाइन कहते हैं। मतलब इन दोनों में से कौन सा कार्बोकटाइन स्टेबल है, यहां पर और यहां पर। यहां देखोगे आप कहोगे मैम ये दो कार्बन से फर्दर अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, बिल्कुल सही बात है। अब आप में से बच्चे कहेंगे अरे यहां पर एक तरफ से कार्बन पे अटैच है तो दूसरा भी तो कार्बन से अटैच्ड है बेंजीन रिंग के, यहां इसको क्या फायदा हो रहा है, ये बेंजीन रिंग होने के कारण ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में जब मैं पढ़ा रही थी इफेक्ट्स, तो रेजोनेंस के बारे में बताया था। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवाना, है ना। क्यों रेजोनेंस होती है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इस वजह से हम उतने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, तो रेजोनेंस होती है। अब यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन बनेगा,
यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड है इन कंपैरिजन टू दिस। इसीलिए हमारा ये वाला जो पाथ है ये फॉलो नहीं होगा, हमारा ये ऑरेंज वाला पाथ फॉलो होगा। अगर ऑरेंज वाला पाथ फॉलो हो रहा है मतलब ये बन रहा है। अब क्या होगा, H पॉजिटिव का आपने अटैक करा दिया, क्या बचा, अब हमारे पास Br नेगेटिव बचा। तो Br नेगेटिव कहाँ अप्रोच करेगा, इसके पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा। जब वो इसके पॉजिटिव एंड की तरफ अप्रोच करेगा तो देखो हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH, इस पे लगा दो जी Br, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2CH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं C6H5 की टर्म्स में लिखती हूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा C6H5, इस पे क्या लगा है CH, इस CH पे क्या लगा है Br, फर्दर क्या है CH2CH3। सभी को ये चीज क्लियर हुई अच्छे से। चलिए ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर Br कैसे आ गया, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, C6H5, CH पे लगा है Br, फिर CH2CH3। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए जब भी आप लिखते हैं, उससे आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लेक्चर नंबर 5 का ही होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये तो सिंपली हो जाएगा। देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन एज, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भी ये हमारा अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है ना। आपने अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करवाया, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया। क्या मिल रहा है आपको यहाँ से, देखिए ध्यान से, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, मतलब हेलो एल्केन मिल रहा है, और साथ ही साथ SO2 रिलीज हो रहा है, HCl गैस। आपको याद है इस रिएक्शन में मैंने आपको स्पेशली ये चीज मेंशन करी थी भी RCl इज मेड इन द प्योर फॉर्म। यहाँ पर आपको ये जो मिल रहा है कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से HCl गैस भी लिबरेट हो जाती है, SO2 गैस भी लिबरेट हो जाती है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट में RCl बनता है। R here stands for C2H5। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे, इसे कहते थे डार्जन्स प्रोसीजर या डार्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, ग्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी लेक्चर नंबर 5 का ही होमवर्क क्वेश्चन है। आइए देखें क्या है। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन विद HBr। अब देखो फिर से 2 मिथाइल प्रोपीन, पहले तो अब हमें IUPAC का ध्यान रखना है। IUPAC करने का देखो कितना फायदा है, अगर वो आपको डायरेक्ट कोई नेम देता है आपको उसको ओपन करना आ जाता है ना। 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रोप इज हियर योर वर्ड रूट, प्रोप इधर आपका क्या है, वर्ड रूट है। ईन इधर आपके लिए क्या है, ईन इधर आपका प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, मैं ना अभी देख रही थी पिछले लेक्चर में बच्चों ने ये लिखा है भी मैम हमें कैसे पता चलेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करना है और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना है। मतलब हम जूनियर मोस्ट और सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आप एक बार रिवाइंड करना, सेकेंड या थर्ड लेक्चर के, सेकेंड लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, हमने उसके अंदर क्या किया था, एक टेबल बनवाया था मैंने आपको, सीनियरिटी ऑर्डर का टेबल बनवाया था। जो ऊपर वाला नाम लिखा हुआ है ना वो सीनियर कंसिडर होता है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वो जूनियर होते जाएंगे। तो जब भी कंपैरिजन आए उस टेबल को देखो, ये सीनियर मोस्ट है तो उसको सेकेंडरी सफिक्स दोगे, अगर वो जूनियर मोस्ट है तो उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स दोगे। क्लियर है, हो जाएगा। चलो यहाँ आते हैं वापस। वर्ड रूट है प्रॉप यानी कि 3 कार्बन आटम। कितने कार्बन आटम, 3। अच्छा, ईन का मतलब प्रोपीन, इधर लगा दो बॉन्ड, इधर लगा दो, बात एक ही रहेगी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन में ही रहेगा। चलो यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड। क्योंकि प्राइमरी सफिक्स यहाँ ईन है तो डबल बॉन्ड होगा। अब ये हमारी चीज क्या है, देखो अगर यहाँ साइक्लो लिखा होता तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता, बट साइक्लो लिखा ही नहीं है, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। दैट मीन्स दिस इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए भी यूज करते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए भी यूज करते हैं, साइड चेन के लिए भी यूज करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ 2 मिथाइल है, मतलब सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, अब वैलेंसीज पूरी
कर ले कार्बन की। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बाकी है, क्योंकि 4 बॉन्ड हर कार्बन बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन साथ बन जाएंगे। इस कार्बन को देखो, एक नीचे एक इधर 2 इधर, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्या और बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है। इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड बनाए और कितने बाकी हैं? 2 बाकी हैं, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? 2 मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। अब हमने इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवानी है। अरे मैम, ये तो फिर से वही रिएक्शन हो गई। अब ये बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, मार्कोनिकॉफ लगेगा? सॉरी, यहाँ पर भी हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड हमें नहीं गिवन है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आप सीधा लगा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव है। ये नेगेटिव कहाँ पर जाएगा? सीधी सी बात है, ये नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पर आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है आपके कार्बन में। यहाँ पर अगर आप देखोगे, डबली बॉन्डेड कार्बन हमारे पास एक ये है और एक ये है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ। तो ये Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये H पॉजिटिव यहाँ करेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो क्या होता है, इस पे Br जाकर के जुड़ गया, यहाँ ऑलरेडी CH3 था, यहाँ पर भी CH3 था और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग कर सकते हो बहुत ईजिली। जी मैम, कैसे करेंगे? देखो 1 2 3, 3 कार्बन आटम की आपकी पेरेंट चेन है, 3 के लिए आप लिखते हो प्रॉप, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा यहाँ पर Br है जिसे ब्रोमो कहते हैं, और CH3 है जिसे क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। दोनों ही कहाँ है? सेकंड कार्बन पे लगे हुए हैं। अब M पहले आता है, B पहले आता है, अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 डैश ब्रोमो डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपेन। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज, यहाँ पर हमसे पूछता है भी एल्केन्स की हेलोजिनेशन किस तरह का प्रोसेस है। ए है अ रिडक्टिव प्रोसेस, बी है एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, सी है एन आइसोथर्मल प्रोसेस और डी है एन एंडोथर्मल प्रोसेस। तो पहले मैं आपको सारे प्रोसेसेस के बारे में बताती हूँ। रिडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। अब आप लोग कहोगे अरे ये क्या नई चीज आ गई है, मैं डिक्रीज के लिए लोअर वाला साइन दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, हम रिडॉक्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सीधी सीधी बात बता देती हूँ। मान लीजिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या होता है इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आप मोटा मोटा इसको समझो, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं आपको यहाँ पर बोलती हूँ मेरे पास HCl है, मुझे पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव होता है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ Cl पे कितना चार्ज है, आप कहोगे -1 चार्ज है, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एटम या किसी भी स्पीशीज में जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ कन्वर्ट हो रहा है और वो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मान लो पहले वो था +2, बाद में वो हो गया +1, एक कम हो गया ना, तो वहां रिडक्शन हो जाती है। मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस क्या होता है? जहां पर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना स्टूडेंट्स, वो क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए। मान लो पहले आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, वो रिएक्शन हुई +4 बन गया, +2 से +4 2 का इंक्रीज हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हो। आइसो का मतलब क्या होता है? देखो आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। लास्ट आता है एंडोथर्मल, जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस में से हमें बताना है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स कौन सी तरह की रिएक्शन होती है। अब हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का एडिशन करवाना। लेट अस से हमारे पास CH4 है, हमने इसमें Cl2 ऐड करवाया, हमें पता है यहाँ से क्या मिलता है? CH3Cl मिलता है और HCl लिबरेट होता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब आप कहोगे मैम ये स्टेप यहाँ नहीं रुकेगा, ये आगे कैरी ऑन होता जाएगा और लास्ट में CCl4 मिलेगा। मुझे पता है, आप सबको ही अच्छे से आता है ना। तो यहाँ कौन सी मैकेनिज्म है? यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है, आई नो दैट,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन मुझे ना एक बात यहाँ पर बताओ, अभी हम एक ही स्टेप में समझते हैं भी किस तरह का प्रोसेस है। अब ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे कार्बन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर में एक्स लेट कर लेती हूँ। अब जितने मेरे पास एटम्स होंगे ना, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करूंगी मैं, उनका सम मैं 0 के इक्वल करूंगी। अगर उनके ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उनका सम मैं 0 के इक्वल नहीं पुट करूंगी, जो चार्ज उसके ऊपर होगा उसके इक्वल पुट करूंगी। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना ऊपर लिखा हुआ, +1 -2 +3 कुछ भी नहीं लिखा, तो 0 के इक्वल किसका, इनका सम। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्सलेट किया, हाइड्रोजन का ना ये रूल्स होते हैं कुछ, हाइड्रोजन का ना +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आप कहोगे हमें नहीं आता, क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चन ही है इस प्रकार के जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा हटके कुछ नहीं आएगा। अब हाइड्रोजन का +1 है, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का देखना है, इज इक्वल्स टू टोटल सम होता है 0, तो x + 4 कितना आ गया, 0, x कितना आएगा, -4, यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -4 आ गया। अब इस कहानी पर आ जाओ, यहां पर भी हमने कार्बन का एक्सलेट कर लिया, हाइड्रोजन का होता है +1, कितने हाइड्रोजन है, 3। अब क्लोरीन जो कि हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका -1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, x + 3 - 1 इज इक्वल टू 0, x + 2 0, इसको दूसरी साइड ले जाओ, बेसिक मैथ्स है, चार्ज बदल जाएगा, x कितना आ जाएगा, -2। अब ध्यान से यहाँ देखना क्या हो रहा है, -4 से -2 का होना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। आप कहोगे मैम क्या हो गया है आपकी मैथ्स को, -4 से -2 हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है, नंबर लाइन याद करो। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं और मैं हमेशा उन्हें ऐसे समझाती हूँ, मान लो ये 0 है, मैथ्स में नंबर लाइन पड़ी होगी, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ देखें ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। जब आप इधर से इस डायरेक्शन में जाओगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आओगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ऐसे है। अब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, ध्यान से देखना, हम जा रहे हैं -4 से -2, हम -4 से -2 जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मैम, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ ये, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 5 के होमवर्क क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फ्लोराइड। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डायरेक्टली F2 के साथ आप रिएक्शन नहीं करवा सकते हो, पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें पता है जब भी हमने क्या ऑब्टेन करना है, CH3F ऑब्टेन करना है, तो हम इसकी रिएक्शन AgF के साथ करवाते हैं। जब रिएक्शन करवाएंगे बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें CH3F मिल जाएगा और साथ ही साथ AgBr जो है वो लिबरेट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहीं पर हमारे लेक्चर नंबर 5 के होमवर्क क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 के होमवर्क क्वेश्चंस पे। अब लेक्चर नंबर 6 जो कि हमने कल स्टडी किया था, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलोअरीन्स की थी वो कवर करी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इनमें से किसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट है। अब ये क्वेश्चन मे भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, बट इसके अलावा आपने सभी कर लिए होंगे। मे भी कह रही हूँ, हो सकता है आपने पहले कर लिया हो, बट स्टिल मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी भी, डायपोल मूवमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। ये चीज मैंने बताई थी। अब कई केसेस में हमें डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, सच एज इन दिस केस। कैसे, देखो हमें यहाँ पर बताना है किसका ज्यादा होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH3Cl है। क्या है, CH3Cl। अगर इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो ये ऐसे होगा कुछ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH2Cl2 का, तो इस तरह से होगा। फिर हम ड्रॉ करते हैं CHCl3 का। अब लास्ट में हम ड्रॉ करते हैं CCl4 का। तो ये ना कुछ इस तरह से, अब देखना क्या होता है। डायपोल मोमेंट की बात की जा रही है, रियली सॉरी।
डाइपोल मोमेंट की बात की जा रही है। अगर मैं आपको बोलती हूँ वी हैव क्लोरीन, वी हैव कार्बन, हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो कि हेलोजन फैमिली की ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, तो वो अब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, ठीक है। अब मैं कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इनको कंपेयर करते हैं ना तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट होता है। तो कार्बन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में कम होती है। तो अगेन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड जाएंगे तो डायरेक्शन ये बनेगी। अब देखना, हमने इन पे चार्जेस लगा देते हैं, क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर भी देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी देखना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। ये मैंने तो कार्बन और क्लोरीन का लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन का भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके कारण अब ये पार्शियल पॉजिटिव है तो पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ एक भी नहीं है सॉरी। तो यह ओके तो यहाँ डायरेक्शन हमने कहाँ से कहाँ जानी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जानी है। तो ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये डायरेक्शन गई, यहाँ देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन गई, यहाँ देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, यहाँ देखना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। अब यहाँ देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। इधर देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। अगर आप इन सबको देखोगे तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, सारे एक ही डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसमें जा रहा है तो मतलब ऐड होगा सब कुछ। इस वाले में क्या होगा, एवरीथिंग विल ऐड ऑन ओवर हियर। यहाँ पर आपके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू विल बिकम अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सब कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देखो एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, मतलब एक कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ देखोगे एक ऊपर एक नीचे तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर भी ऐसे एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक इधर तो कैंसिल आउट हो गए। मतलब यही एक ऐसा है जो सारे एक ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं, मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। दैट मींस CH3Cl विल हैव मोर डाइपोल मोमेंट, विल हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत ईजिली कर लिए होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड है। अगेन दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर नंबर 6 एज योर होमवर्क। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब याद कीजिए मैंने आपको इतनी चीज बताई थी, भी बॉइलिंग पॉइंट में ना सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, किसके, मॉलिक्यूलर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। बस ये दो चीजें आपने बॉइलिंग पॉइंट में याद रखनी थी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम सभी केसेस को कंसिडर करें, पहले केस में देखना क्या हो रहा है, आपके पास 3 कार्बन है और आपके पास एक हेलोजन लगा हुआ है, सेकंड में 4 कार्बन हेलोजन है, थर्ड में अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो, ये क्या है देखो CH3 CH, इस पे लगा है CH3, ये CH3 देखो इस पे लगा हुआ है ना, फिर हमारे पास क्या है CH2Cl, मतलब यहाँ पर क्या आ गई, ब्रांचिंग आ गई। इसको खोल के देखते हैं तो इस कार्बन पर 3 CH3 लगे हैं और एक Cl लगा है, मतलब यहाँ पर तो और भी ज्यादा ब्रांचिंग आ गई। देखो यहाँ भी ब्रांचिंग है, यहाँ भी ब्रांचिंग है, लेकिन अगर देखो मैंने आपको बोला जहां ब्रांचिंग है वहां तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है, मतलब C और D का बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा क्योंकि ब्रांचिंग आ गई। अब बारी आती है A और B की, तो अब आप क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर मास, इनमें से मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा कार्बन आइटम्स है, ऑब्वियसली यहाँ पर चेन हमारी लॉन्ग है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू A। तो हमारा जो जो B ऑप्शन है
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, मोर ओवर इसमें ब्रांचिंग भी नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम योर होमवर्क क्वेश्चन ही है। क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल या एराइल हैलाइड। तो कहानी वही से है, यहाँ पर भी हमसे वो बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। हमारे पास ये दो चीजें ही कंसिडर होती है। गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स प्लीज। ओके तो हमारे पास ना यहाँ पर फिर से दो चीजें कंसिडर होंगी, मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग वाला केस। यहाँ पर सभी को कंपेयर करके चलते चलो तो देखो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी हमने ये CH3 और CH2Cl2 वाला केस लिया था, सभी ने लिया था, अच्छे से देखा था। तो ये ऑर्डर तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रक्चर बना के देख लेना डाइपोल का। अब इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसको भी ओपन करके लिख लो, इसको भी ओपन करके लिख लो। मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है, आप यहाँ पर ब्रांचिंग अच्छे से चेक कर लो। ब्रांचिंग जहां पर ज्यादा होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है। अगर आप यहाँ पर इस केस को देखते हो तो इस कार्बन पे 3 CH3 लगे 1 Cl, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर इसको ओपन करके लिखते हो तो इस CH पे 2 CH3 है, CH2 है, Cl है, और इस वाले को ड्रॉ कर रही हूं मैं। यहाँ पर देखने पे ही आंसर पता चल रहा है। देखो यहाँ Cl लगा, यहाँ पे देखो इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए था, बट एरो क्या दे रहा है, भी इसका ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है भी कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट हमारा ये होगा, क्योंकि उल्टा केस आएगा जहां पे आप देखते हो जहां ब्रांचिंग ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बट वो ज्यादा कह रहा है, इस वजह से हो जाएगा केस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम योर होमवर्क क्वेश्चंस है। लेक्चर नंबर 6 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से वही कहानी है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। Boiling point is directly proportional to molecular mass and is inversely proportional to branching। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कहीं ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, सिंपल लॉन्ग चेन्स ही हैं, और लॉन्ग चेन्स के अंदर वी हैव दीज केसेस। ओके तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुझे मॉलिक्यूलर वेट दिख रहा है, मतलब मेरा फोर्थ का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मुझे किसका दिख रहा है, मुझे उसके बाद सबसे छोटी चेन ये दिख रही है, थर्ड वाली। अच्छा अब इससे छोटी चेन कौन सी है, इससे छोटी चेन सेकेंड वाली है, और लास्ट में आई हैव फर्स्ट चेन विद मी, है ना। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। तो मतलब अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जाऊंगी तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट फोर्थ का है, फिर थर्ड का है, फिर सेकंड का है, फिर फर्स्ट का है। दैट मीन्स ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्या ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से? चलिए स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे होमवर्क क्वेश्चंस तो फिनिश होते हैं। आई होप सो नाउ 5th लेक्चर और 6th लेक्चर के जितने होमवर्क क्वेश्चंस थे हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम रिकैप करने जा रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आप लोग भी पानी का एक ग्लास ले लीजिए ताकि हम रिकैप अच्छे से कर सकें। ओके तो लेट अस स्टार्ट। किसी ने 5 मिनट का ब्रेक लेना है ले सकते हो, उससे ज्यादा ब्रेक मत लेना, क्योंकि अब हम सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है चलिए अब हम रीकैप कर रहे हैं। तो इस रीकैप में मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से करवा दिया था, मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू क्विक रीकैप रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके अलावा जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आप एक रीडिंग दोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। गलती आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे करोगे। बॉइलिंग पॉइंट पे आई होप सो क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो क्लियर हो गया था, बट स्टिल लेट मी टेल यू, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में बस इतना ही ध्यान रखेंगे सभी लोग भी, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। बस इस मेन कहानी को ध्यान रखना है। ठीक है अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर मैंने जब इन दोनों को कंपेयर भी आपको करके बताया था, तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बोला था वी कंसिडर वॉन्डरवॉल फोर्सेस ओवर हेयर। हम यहाँ पर वॉन्डरवॉल फोर्सेस की बात करते हैं,
और मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ सिमिट्री की बात करते हैं, या हम क्या कहते हैं यहाँ पर भी, वो कैसे फिट करता है, फिट इटसेल्फ इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अपने आप को किस तरह से फिट करता है, हम उसकी बात करते हैं। तो आप सबको याद होगा, जैसे कि मैंने बोला, जहां सिमेट्री अच्छी है, जहां वो फिट अच्छे से हो सकता है, उस पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैंने आपको केस बताया था भी, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा होता है देन ऑर्थो देन मेटा, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में ना तीनों के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस आता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्थो के ज्यादा होता है देन पैरा देन मेटा। तो बस ये दो ऑर्डर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, जहां आप गलती कर सकते हो। तो पैरा ऑर्थो मेटा मैंने बता दिया, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, पैरा पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो कौन सी होती है, मेटा कौन सी होती है। मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई जी ग्रुप लगा है, इस जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारी जो ये पोजीशन होती है इसे ऑर्थो कहते हैं। सिमिलरली इस पोजीशन को भी आप ऑर्थो पोजीशन कहोगे, मतलब इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑर्थो पोजीशन वाले पे लगा हुआ है। इधर अगर कुछ लगा होगा तो वो मेटा पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, मेटा पोजीशन होगी। और अगर आपको कोई चीज यहाँ देखने को मिलती है तो वो पैरा होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस जी ग्रुप। तो मैंने आपको यही बताया, अगर कोई एटम आपका ऑर्थो पोजीशन पर है या मेटा पर है या पैरा पर है तो ये ऑर्डर रहता है मेल्टिंग पॉइंट का, और ये ऑर्डर रहता है बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में पैरा जो है बहुत ही सिमेट्रिकली फिट करता है, जिस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सभी को इतनी कहानी क्लियर हुई? चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद टुडेज वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of haloalkanes, of haloalkanes। और इसके अंदर जो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसको बहुत ही डेप्थ में समझना। एक बार समझ आ गई तो ऑर्गेनिक आपको बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आपको इस मैकेनिज्म पे बेस्ड देखने को मिलती हैं। पहली चीज, हर चीज को हम पार्ट्स में ब्रेक करके चलेंगे ताकि समझ अच्छे से आए। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। अच्छा, कहीं पे आपको फोबिक लिखा है तो वहां हेट आएगा, मतलब वहां पे रिपल्शन है। लविंग आ रहा है मतलब वहां पर अट्रैक्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह ले लेना। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं भी रिप्लेस कर देना, ठीक है। और रिएक्शन तो आपको पता ही है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अब देखना ध्यान से क्या होने वाला है। न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस कैसी चार्ज, न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन कौन शो करेगा, खुद बताओ, अभी बता के हटी थी। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। मतलब कि पॉजिटिव से अफेक्शन वही शो करेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल को कैसे लिखोगे, न्यूक्लियोफाइल को NU लिखो। क्या चार्ज आएगा, मैंने कहा ये न्यूक्लियस लविंग है, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब इसके ऊपर, खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझो बच्चे, छोटी सी गलती कर देते हैं, सारी रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुम्हें यही नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज आना है और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा आना है, नाम सुनोगे तो कहोगे इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लगा दो, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव लगा दो। ऐसे नहीं है, उसको खोलो। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा ना, तो रिप्रेजेंट करते टाइम उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको हम देखें, हमने कहा सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ हेलोएल्केन की बात कर रहे हैं। हेलोएल्केन का मतलब क्या हुआ, RX। अब बताओ मुझे, R क्या होता है, कार्बन की चेन, और X क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, अगर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब उसके पास क्या टेंडेंसी है भी, वो अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। मतलब कि इस पे जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेलोजन की तरफ थोड़े से ज्यादा शिफ्टेड होंगे इन कंपैरिजन टू कार्बन, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब मुझे खुद सोच के बताना यहाँ क्या होगा। मैंने बोला यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब
न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, किसकी जगह लेगा, खुद बताओ मुझे। ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नेगेटिव की तरफ जाएगा? कुछ सोचो, ये नेगेटिव पॉजिटिव पास जाएगा कि नेगेटिव? अरे नेगेटिव के पास गया तो वहां से तो रिपल्शन मिल जाएगी ना, तो ये किस पे अटैक करेगा? ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अच्छा, जब ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो यहां से एक्स निकल जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब ये आर किसके साथ जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये एक्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहां से चला जाएगा और इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, यहां मैंने पार्शियल चार्जेस क्यों लगाए? क्योंकि अभी दोनों में बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि अभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने पर जब दो इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम ले जाता है तब उस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आता है। आधा चार्ज तभी आएगा जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस हेलोजन को, जिसके कारण इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी को ये जनरल रिएक्शन जो है, ये जनरल जो हमने लिखी है ये समझ आ गई? क्योंकि अगर ये जनरल समझ आ गई ना तो इतनी रिएक्शंस अभी लिखवाऊंगी मैं, तुम खुद उसका जवाब दोगे। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन शो करेगी। पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन कौन शो करेगी? जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बस इतनी कहानी है, सिर्फ इतनी कहानी। और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ना, नेगेटिव से थोड़ी बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव उल्टा निकल जाएगा, वो उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। अब एक और चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, टू टाइप्स होती है। क्या टू टाइप्स होती हैं? एक होती है SN1 और एक होती है SN2। ठीक है, अब ना इनको पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आपने पढ़ना कहाँ से? इस साइड से इस साइड जाना है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है? नंबर 1 देखने को मिल रहा है। 1 को हम कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर। मतलब समझाऊंगी, एक एक वर्ड का टेंशन मत लो, अभी पढ़ना सीखो, इसको रीड कैसे करना है। SN1 को क्या आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहोगे? नहीं। कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यूनिमोलिकुलर। अब N आएगा पहले, इधर से इधर जाना है, पहले ये बोलोगे फिर N को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, N को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। अब इसके बाद S पे जाओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यूजुअली क्या होता है, जब हमें ना फुल फॉर्म्स लिखने को देते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले S लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। बट इनको रीड करने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसे चलेंगे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो SN2 को लिखें। SN2, 2 का मतलब यहाँ कैसा है? यहाँ बाय मॉलिक्यूलर है, यहाँ क्या है? बाय मॉलिक्यूलर है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? N आएगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा, फिर क्या आएगा? S आएगा, यानी कि क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन है। और फिर क्या आएगा लास्ट में? रिएक्शन। तो अब आपको इसको रीड करना भी आ गया होगा, अभी टाइप्स भी पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। जनरल रिएक्शन समझ आ गई, टाइप समझ आ गई, इसको फटाफट से लिखो, 2 मिनट लगाइए, इसे फटाफट से लिखिए। करें स्टार्ट, चलिए। इस रिएक्शन को एक बार मैं यहाँ दोबारा लिखूंगी क्योंकि अब मैं ढेर सारी रिएक्शंस लिखवाने वाली हूँ। तो अगर हमें ये जनरल रिएक्शन याद है तो हमारे लिए सारी कहानी ईजी हो जाएगी। तो जनरल रिएक्शन एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारी जनरल रिएक्शन क्या है? हमारे पास हेलो एल्केन था, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल होता है जो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन शो करेगा, तो खुद पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हेलोजन, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से X निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RNU और X नेगेटिव लिबरेट हो जाएगा। हमारी ये जनरल सर्टन रिएक्शन है। अब कुछ रिएक्शंस मैं बता रही हूँ, आपने वहां पर पहले तो न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, मान लो पहली रिएक्शन हमने हेलो एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मेरे को खुद बताओ, Na पे कैसा चार्ज होता है? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। OH पे कैसा होता है? नेगेटिव। अच्छा, इधर बताओ क्या होगा? इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बन है, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव या OH नेगेटिव में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? सोचो सोचो, फटाफट बताओ। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा। मतलब OH नेगेटिव हमारा यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा? इस R के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये X अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। तो क्या होगा? R के साथ OH ने बॉन्ड बनाया, क्या बनेगा? यहाँ से अल्कोहल बन गया। अब देखना, ये X नेगेटिव यहाँ से निकलेगा और Na पॉजिटिव यहाँ पर बचा था, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके NaX बना देंगे।
बताइए क्या सभी को ये कहानी समझ आई? सिंपल सी कहानी थी। क्या था, हेलो एल्केन को जब हमने NaOH के साथ करवाया, पहले न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लो। न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन शो कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। भैया बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है? आप ये भी तो सोच सकते हो मैम बॉन्ड ब्रेक करवाने की क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों के साथ बॉन्ड बना ले। पर आपको पता है ना कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो वो अपनी उस वैलेंसी को तो मेंटेन करेगा ना, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, वो 4 ही बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये OH इसके साथ जाकर के जुड़ गया, ये X नेगेटिव निकला तो ये Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर उसने NaX बना लिया। अच्छा एक और रिएक्शन करें, चलो करते हैं। जितनी रिएक्शन हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे हमारा ही उसमें फायदा है। अच्छा RX को अगर हम HOH यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, H2O को ओपन करके लिख दिया मैंने, HOH एक ही बात है ना। अब बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? अब आप कहोगे बहुत सिंपल है, देखो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हमेशा लगाओ, वहां पर स्पीड की या ये सोचकर भी मैं फटाफट से क्वेश्चन खत्म करना है, चार्जेस लगाना मत भूलिएगा। एक भी चार्ज गलत लग गया तुम्हारी रिएक्शन गलत हो जाएगी। सब कहानी चार्जेस की है। OH पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव इज अवर न्यूक्लियोफाइल, वो इससे अटैक करेगा, ये X नेगेटिव निकलेगा। तो R के साथ कौन जुड़ गया? OH जुड़ गया। यहां से X नेगेटिव निकला था, ये H पॉजिटिव था, तो ये HX बन गया। सभी को ये क्लियर हुई रिएक्शन? ये भी इंटरेस्टिंग वाली थी। चलो और केस ले लेते हैं, ये रिएक्शंस आती हैं, देखो अगर अभी आपको आता है तो बहुत सिंपल है ना। अच्छा अब एक रिएक्शन में देती हूँ, RX है। अच्छा आप कहोगे मैम RX के साथ क्यों रिएक्शन करा रहे हो? देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम RX बना रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं भी RX किन किन के साथ रिएक्ट करती है। समझ रहे हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब हम पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं वो किन किन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOCH3। तो यहाँ पे मैं बता दूं हो जाती है कंफ्यूजन, नहीं पता चलता, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OCH3 पे नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पर भी वही कहानी होगी, यहाँ पर OCH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जो कि यहाँ पर फिर से देखो अब मैंने चार्ज नहीं लगाया था, गलती कर देती मैं, है ना। तो चार्जेस लगाओगे तो ईजी होगा, ये यहाँ से लिबरेट होगा, तो R पॉजिटिव के साथ OCH3 नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ से ROCH3 बनेगा, और इधर से ये X नेगेटिव इस Na के साथ जुड़ करके NaX बना देगा। यही हो रहा है ना यहाँ पे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ, चाहे तो इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको नहीं पता होगी। क्या चीज देखना, 2 रिएक्शंस है, कंपैरिजन समझने की कोशिश करना। एक रिएक्शन है भी मैंने RX की रिएक्शन करवाई KCN के साथ, और एक रिएक्शन है मैंने RX की रिएक्शन करवाई AgCN के साथ। दोनों में एक बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट अलग अलग आता है। कैसे? देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए, K पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव। CN इज योर साइनाइड ग्रुप, हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था। अब यहाँ पर इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सिमिलरली इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। आप कहोगे मैम यहाँ पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव है, इधर भी CN नेगेटिव है, मतलब ये जहाँ पे जाकर अटैक करेगा ये यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर भी मैम वही कहानी है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, मैं बताऊँ क्या बनेगा, यहाँ पर RCN ही बनेगा नो डाउट, और आपका X नेगेटिव और K पॉजिटिव मिलकर के KX बना देगा। लेकिन यहाँ पर RCN नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा RNC और KX निकलेगा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ RCN के साथ जुड़ रहा है लेकिन यहाँ RNC के साथ जुड़ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब समझाइए, ऐसा क्यों हुआ? 1 सेकेंड, हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा क्यों हुआ इसका मतलब समझते हैं। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करती हूं, जब आप KCl ले रहे हो तो यहाँ आयनिक कंपाउंड है, दिस इज अवर आयनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। जब भी आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो आपका कार्बन जो है वो R के साथ जुड़ता है, कार्बन। अब CN में पता क्या होता है, CN में बेसिकली कार्बन नाइट्रोजन में ना हमें 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होता है, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ोगे, मतलब इसके पास 2 साइट्स है डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन को, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। अब अगर आप KCl ले रहे हो तो आयनिक बॉन्ड है तो कार्बन जुड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर AgCl ले रहे हो तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है जिसके कारण नाइट्रोजन जुड़ेगा R से, ना कि कार्बन जुड़ेगा। सिर्फ ये भी बॉन्ड कौन किससे बनाता है, कार्बन बॉन्ड तब बनाएगा जब आयनिक कंपाउंड है, मतलब KCl ले रहे हो। और
नाइट्रोजन बॉन्ड तब बनाएगा जब आप कोवेलेंट कंपाउंड AgCN ले रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये रिएक्शन में वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, मैंने यहाँ गलती से KX लिख दिया ना, इसको देख लेना, यहाँ Ag पॉजिटिव और X नेगेटिव जुड़ करके AgX बना लेगा। ठीक है, हो जाएगी ये रिएक्शन, फटाफट से इनको लिखो। फिर एक ऐसी ही आयनिक और कोवेलेंट से रिलेटेड एक और रिएक्शन करवाती हूँ, जहां पर हमारे पास दो साइड्स हैं भी हमारी बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, लिख ली सभी ने? ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज अगेन, आप यहां पर ले रहे हो RX। अब इस RX की रिएक्शन आप किसके साथ करवाने जा रहे हो? KNO2 के साथ इस बार करवा रहे हो। किसके साथ? KNO2 के साथ। ये हमारी पहली रिएक्शन है, लेट अस से। दूसरी रिएक्शन है, आप RX की रिएक्शन करवा रहे हो AgNO2 के साथ। आपके पास अब ये दो रिएक्शन है, फिर से वही कहानी होगी, पहले आपने न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। KNO2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ अगेन आयनिक कंपाउंड है, मतलब कि क्या, इस पे पॉजिटिव है तो हमें पता भाई इस पे तो नेगेटिव होगा, लेकिन NO2 में से अब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन? तो अगर आपका आयनिक कंपाउंड है तो नाइट्रोजन नहीं बॉन्ड बनाएगा, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब R के साथ ONO ऐसे जुड़ेगा और KX निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका AgNO2 है, मतलब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड शो करेगा R के साथ और यहाँ पर डायरेक्टली RNO2 के साथ जुड़ जाएगा और AgX निकल जाएगा। यहाँ पर तो डायरेक्टली ये इसके साथ जाकर के अटैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कौन शो करेगा? यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड शो करेगा जिसके साथ फर्दर NO जुड़ा होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब एक और डिफरेंट तरीके की रिएक्शन भी कराती हूँ, लास्ट रिएक्शन इसी के अंदर, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे। रिएक्शन क्या है? देखो, जब RX को आप रिएक्ट करवाते हो RMgX के साथ, अब RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ MgX पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे आता है आपका पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो अब देखो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ करके R बॉन्ड बनाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ R' ले लेना, R बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये सर्टन रिएक्शंस है जो डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछी जाती है। अब हम इसका इन डिटेल टाइप्स और मैकेनिज्म पे फोकस करने वाले हैं। फटाफट से 2 मिनट लीजिए, इसको लिख लीजिए। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सभी ने कर लिया होगा। लेट अस स्टार्ट इट नाउ। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम SN2 करेंगे, फिर हम SN1 करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहली टाइप, दैट इज SN2 रिएक्शन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहली टाइप, दैट इज SN2 रिएक्शन। अब SN2 को फिर से प्रोनाउंस कैसे करना है? इधर से इधर चलेंगे। 2 का मतलब क्या है? बाय मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या है? बाय मॉलिक्यूलर। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और रिएक्शन तो हम एज इट इज ही लिख देते हैं। अब इनको हम इन डिटेल स्टडी करते हैं। देखो, बाय मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन क्या समझाना चाहती है? हमारे यहाँ पर बाय मॉलिक्यूलर का मतलब होता है जब मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2 है। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। हम सीधा सीधा कहानी यहाँ पर ये बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिर से वही चीज, जो क्या करे? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करे, न्यूक्लियस लविंग हो। अब न्यूक्लियस लविंग वही होगा जिसके ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट मींस दिस इज न्यूक्लियोफाइल, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेस करना, किसी की जगह ले लेना, है ना, रिप्लेसमेंट होना। रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। अब ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें पता है हम हेलो एल्केन्स के साथ करवाते हैं। आपको यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आपको यहाँ क्या चाहिए? आप
आपको यहाँ पर चाहिए होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। याद करो जब मैंने आपको आइसोमेरिज्म करवा रही थी तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताया था। अगर नहीं याद तो फिर से बता देती हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है, आपने एक ऐसा कार्बन लेना है जो कि कायरल है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं याद तो ये भी बता देती हूँ। ऐसा कार्बन लेना है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। हमें एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके ऊपर ऐसा कार्बन हो जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप हो। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां लेकर के दिखाती हूं। अच्छा चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये मेरा कार्बन है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड मान लो मैंने हाइड्रोजन। अब मैं ना कार्बन का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक्चुअल में वो कैसा है देखो, ऐसा है, ठीक है। एक तरफ अब हम हेलो एल्केन ले रहे हैं तो एक्स ग्रुप हेलोजन लगा देते हैं। मान लो अब हमको एक और ग्रुप ले लेते हैं, लेट अस से हम आर ग्रुप ले रहे हैं। अब यहाँ देखना ये मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो मेरी ड्राइंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप लोगों से भी अभी करवाऊंगी, आप लोगों ने भी ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स में। आप कहोगे अरे ये क्या 3D कुछ आ गया। एक बच्चे का मेरे पास कल वाली वीडियो में मैसेज था या परसों वाली में था, केमिस्ट्री में एनिमेशन नहीं होती क्या मैम। चलो ये एनिमेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। 3D तो नहीं दिखा रही पर हाँ 2D सरफेस पे जरूर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो देखो कैसे है, यहाँ पर देखना। अब इमेजिन करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इमेजिन कर लिया ना तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही देखकर कह सकते हो यहाँ मैकेनिज्म ये फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है समझो। कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया एक्स के साथ, एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया आर के साथ और एक बॉन्ड बनाया आर डैश के साथ। आर आर डैश क्यों लिखा, आर डैश क्या चीज है, कोई नई चीज आ गई? नहीं, नई चीज नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये कह रहा है भी ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। मतलब मान लो अगर आप आर पे ले रहे हो CH3, ठीक है लेट अस से, तो यहाँ पे आप C2H5 ले लो या C3H6 ले लो, मतलब कुछ भी। कार्ब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ आर आर लिख देती मतलब वो सेम ग्रुप लगा हुआ है। अब एक तरफ मैंने आर लिख दिया, एक तरफ आर डैश लिख दिया, मतलब अलग अलग ग्रुप है। 4 अलग ग्रुप लेने थे ना, एक्स वाई जेड लिख दो, मतलब एक्स तो ले लिया, वाई जेड लिख दो, आपकी मर्जी है। समझने के लिए मैंने यहाँ पर आर और आर डैश लिया, ठीक है। 4 अलग ग्रुप लगे हैं तो ये मेरा क्या होगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के ऊपर ऐसे स्टार लगाते हैं, ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है भी ये कायरल कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, क्योंकि इस कार्बन पे 4 अलग ग्रुप है। कहानी समझ आ गई। हमने लेना था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ले लिया। अब क्या करना है मैम, अभी तो जनरल रिएक्शन करवाई, भूल गए क्या इतनी जल्दी? यही तो करवाया था। RX लिया, न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये निकलेगा, RNU बनेगा और X नेगेटिव निकलेगा। यही तो थी, तो यही करके दिखाएंगे, यही करेंगे, बस देखेंगे भी होता कैसे है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर बहुत ही छोटी सी चीज है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लिखते चलना, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही बारी में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कौन सी वाली, SN2। कंफ्यूज मत होना, SN1 नहीं करवा रही पहले, SN2 करवा रही हूँ पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा देखो, ये आया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस लविंग होता है पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन शो करेगा। अब खुद सोचो, खुद देख के बताना मुझे। आपको पता है कार्बन और हेलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? देखो कितना रोल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तो आपको याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपेरिजन टू हेलोजन कम होती है। मतलब कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आता है। अब थोड़ा सा दिमाग सभी लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा भी। ये न्यूक्लियोफाइल भाई, इसके पास खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये, अब देखना मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ अगर ये यहाँ से आता है फ्रंट साइड से, ठीक है, सॉरी इसने आना कहाँ पर है, इसने तो पॉजिटिव की तरफ जाना है ना। अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है देखना, ठीक है, ऊपर वाली साइड से आ रहा है, ग्रीन से जिसको शो करा। और अब मान लो हम कौन सा कलर ले, हमने पिंक कलर नहीं लिया, पिंक लेते हैं। चलो अब ये मान लो यहाँ से जाए, मुझे बताना कहाँ से बेचारा आराम से जा सकता है। आपको मैंने 2 पाथ दिखाए, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग यहाँ अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, काम चला लो। यहाँ देख के मुझे साफ साफ बताइए,
यहां से अटैक इजिली होगा कि यहां से? अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, मैंने यहां पर आपको चार्जेस दिखाए। अब आप इनको मत कहना इनके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, अरे इसको साइड पे रखो, हाइड्रोजन ये भी तो कार्बन की चेन है, ये भी कार्बन की चेन है, आर का मतलब कार्बन ग्रुप है, कार्बन कार्बन में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे, आप कहोगे ठीक है मैम हाइड्रोजन में तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसलिए ज्यादा उसको कंसिडर मत करो। सिर्फ यहाँ ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल जब आगे से जाएगा, ये आगे है ये पीछे है, दिस इज योर फ्रंट अटैक, दिस इज योर बैक अटैक। इफ इट इज डूइंग अ फ्रंट अटैक, अगर वो आगे से अटैक करने जा रहा है कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, हेलोजन को निकालने के लिए, तो क्या हो सकता है ये अटैक? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आगे से जाएगा तो ये हेलोजन इस पे अड़चन कॉज करेगा, ये रुकावट कॉज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हेलोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर आप ग्रीन वाली साइड से जाते हो तो यहां पर तो जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लग जाएगी, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव को अपने पास आने ही नहीं देगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जब भाई साहब वहां जा रहा था तो उसने उसको धक्का दे दिया, अभी मैं तुझे यहां नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरे पास खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या हुआ? फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली चीज आपने यहां लिखी थी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दूसरा आप क्या लिखोगे? फ्रंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल is not possible, is not possible। ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगी, इस वजह से फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है मैम, तो फिर मतलब बैक अटैक होगा? बिल्कुल सही, बैक अटैक होगा। मतलब यहां पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। इंटरमीडिएट स्टेज मतलब बीच की स्टेज बता रही हूँ, जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और ये यहाँ से निकल रहा है। कैसा दिखेगा अब हमारा कार्बन? देखो ये कार्बन है, ये इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा है, लेट अस से दिस इज योर आर ग्रुप, दिस इज योर आर डैश ग्रुप। अब क्या हो रहा है, यहाँ से पीछे से आया न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए मैंने उसको डॉटेड से शो किया। और ये एक्स भी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो मैंने इसको ऐसे डॉटेड से शो किया। मतलब कि यहाँ पर मेरा ये जो बॉन्ड है, तो इसको मैंने जिसको डॉटेड से शो किया, ये मेरा बॉन्ड ब्रेकेज है। ये यहाँ क्या हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन में बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ बॉन्ड ब्रेकेज क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इस वजह से ये हमारा क्या बना, ये हमारा इंटरमीडिएट बना। क्या बना, इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन देखो क्या बना, इंटरमीडिएट बना। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बट ऑब्वियस है, अरे ये बॉन्ड टूट जाएगा ना और इसके साथ बॉन्ड बनेगा। अब देखो कैसा बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन है, अब उसने अपने आप का स्ट्रक्चर तो वैसे ही मेंटेन करके रखना है ना, हाइड्रोजन तो वहीं का वही होगा, हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे है। अच्छा आर अब ऐसे कैसे है और आर डैश ऐसे कैसे है? आप कहोगी ये जो ड्राइंग की थी मैम आपने ये समझाई नहीं, अभी बताती हूँ इसके बारे में भी। देखो ये आर डैश है और यहाँ लगेगा न्यूक्लियोफाइल। आप कहोगे ऐसे क्यों लगाया आपने? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है ना, तो वो यहीं लगेगा ना, यहाँ थोड़ी लगेगा। अच्छा फिर मैम ये टिल्ट क्यों है? क्योंकि कार्बन ने अपना स्ट्रक्चर तो मेंटेन करके रखना है ना, जो शेप है वो तो बना के रखेगा ना। मतलब मैम अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखा जाए तो ये मिरर इमेज टाइप नहीं लग रहा। मतलब पहले ऐसा था, अब जस्ट इसका ऑपोजिट है। जस्ट इसका कैसे कंपाउंड है, इन्वर्टेड कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन कंपाउंड। अभी शायद आपको प्रॉब्लम लगेगी, बट जब मैं SN1 करा दूंगी ना तो आपको इन्वर्जन वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक चीज और रिपीट कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखो यहाँ पर इनका मतलब क्या है। कोई और कलर ले लेते हैं, सारे कलर्स तो हमने यूज कर लिए हैं, चलिए हमने कुछ अलग सा कलर लिया है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जो ये सिंगल बॉन्ड आप दिखा रहे हो, जो ये सिंगल बॉन्ड आप दिखा रहे हो, इसका मतलब होता है इन प्लेन, प्लेन के अंदर, मतलब प्लेन के अंदर बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर मतलब तुम्हारे से दूर होगा बॉन्ड। इन प्लेन मतलब एक मान लो इधर है और एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड अब तुम्हारे पीछे है तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया। एक बॉन्ड मान लो तुम्हारे सामने है, बिल्कुल तुम्हारे फेस के आ गया, तो वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
ये डैश डैश है ना, तो डैश बॉन्ड होता है, ये वेज बॉन्ड होता है। सभी को क्लियर हुआ? ये दोनों इन प्लेन है, ये अवे है, डैश डैश वाला पीछे है, और ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर सामने है। तो 3D स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। अब देख लो, दोबारा से एक बार कहानी रिपीट करती हूँ। SN2 बस यही था, देखो खत्म SN2 इधर, बिल्कुल फिनिश इधर। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारे पास, हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, ऐसा कार्बन लिया जिसके ऊपर 4 अलग ग्रुप लगे हुए थे। हमने इस चीज को अच्छे से समझा। अब 4 अलग ग्रुप लगे हुए थे, तो न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक करना था, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट तो करेगा। अब ये नेगेटिव फ्रंट से अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, अगर फ्रंट से अटैक करेगा रिपल्शन होगी, तो ये बैक अटैक करता है। बैक अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जहां पर बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। स्टेबल नहीं है ये, क्योंकि 5 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ा है तो ये इधर आ जाएगा, और बाकी सभी अपनी शेप एक्वायर कर लेंगे, तो कुछ इस तरह के बनेंगे, जिसे हम इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स जो यहाँ ऐड करने हैं, एक तो ये है भी, यहाँ पर बैक अटैक पॉसिबल है, बैक अटैक होगा, बैक अटैक के बाद टिक लगा देती हूँ, समझ लेना। इसके बाद इन्वर्जन कंपाउंड यहाँ बनता है। अच्छा, अब मैंने ना आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही बताया था, इसको बायमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। कहीं ना मैंने यहाँ लाइन देखो, ये रहा बायमोलिकुलर, यानी कि मोलिकुलरिटी 2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। कौन से? एक तो हमारा ये हेलो एल्केन और एक न्यूक्लियोफाइल, 2 हो गए ना। तो ये दोनों जब एक दूसरे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसीलिए इसे बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन में ये चीज अक्कर हो रही है, 2 स्टेप नहीं है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, साथ के साथ ही निकल रहा है हेलोजन, ये नहीं भी पहले न्यूक्लियोफाइल आया फिर वो बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो इस चीज को पहले नोट डाउन करो, 2 मिनट लगाओ, अच्छे से इसको लिख लीजिए, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके। हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लीजिए, ताकि हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सके। आप इसको पॉज करके लिख लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। आइए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने अभी लिखा है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अच्छा, सेकंड चीज हमने क्या बोला था, यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 2 होगी, जिस वजह से इसे बाय मॉलिक्यूलर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अभी आप एड ऑन कीजिएगा इधर ही सॉरी, एक चीज यहाँ पर आप ऐड ऑन कीजिएगा, यहाँ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्शन को करवाने के लिए हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या नई चीज आ गई मैम, ये क्या चीज आ गई, पोलर का मतलब पोल्स जनरेट होना, पॉजिटिव नेगेटिव, ए प्रोटिक का मतलब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। मुझे बताओ, यहाँ पर पोल्स जनरेट होंगे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन क्या इन दोनों के ऊपर कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। CH3 पे है ना हाइड्रोजन, इन दोनों पे हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये हाइड्रोजन नहीं देख सकते, लेकिन पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या करता है, ये इनकी बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है बेसिकली। तो यहाँ हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जैसे कि एसीटोन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, दैट पोलर ए प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हो तो एसीटोन लिख सकते हो। पोलर मतलब पोल्स जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ए प्रोटिक मतलब प्रोटॉन नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है यहाँ इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। क्या होता है, इन्वर्जन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इन्वर्जन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर हमें इन्वर्जन कंपाउंड देखने को मिलता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल पहले हमारा हेलोजन इधर था, लेकिन अब हमारा न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसके ऑपोजिट एंड से आ रहा है, तो इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो आती है, रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
भी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? तो रेट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या चीज है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है पहले देखो। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बल्कि ग्रुप का आ जाना, भारी भरकम ग्रुप का आ जाना। क्या होता है, मान लो जैसे अब हमने ये लिया था ना, हमारे पास ये था हाइड्रोजन था, मान लो यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने मान लो कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया, CH3 ले लो, CH3 लो। मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आप कहोगे आपने सेम ले लिया, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है मैम। अरे बना लेते हैं इसको ऑप्टिकली एक्टिव। देखो CH2 CH3 ले लिया, यहाँ CH2 CH2 CH3, मान लो अभी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना। मान लो हमने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं। जब न्यूक्लियोफाइल बेचारे को पता था अभी उसने आना है, इस पे नेगेटिव पहले है, आगे से तो वो आ ही नहीं सकता था। अब वो पीछे से भी कैसे आएगा, इतने भारी भरकम ग्रुप लगे हुए हैं, उन्होंने इतना घेर रखा है, ये बेचारा ना तो पीछे से अटैक कर सकता है। मतलब जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जब भी बल्कि ग्रुप लगे होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब जितनी ज्यादा वहां पर हिंड्रेंस कम होगी, बल्कि ग्रुप कम होंगे, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा 1 डिग्री कार्बोकटाइन का होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। 3 डिग्री यही तो हुआ, मतलब जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 वाले कार्बन में बहुत ही ज्यादा ग्रुप्स इकट्ठे आ गए, न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक नहीं कर पाएगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। 1 डिग्री में फिर भी पॉसिबल है, तो हमारा यहाँ का ऑर्डर रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अब एक लास्ट ऑर्डर जो यहाँ पर हमारा रहता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैं WRT लिख रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, यानी कि लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो अब यहाँ पर ये लीव करके जा रहा है, हेलोजन लीव करके जा रहा है, मतलब मैं CCl मैं किसकी बात कर सकती हूँ? देखो मैं यहाँ पे सॉरी, कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड की बात करूंगी। अब ये ऑर्डर ना आप सभी को आता होगा, क्यों? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आयोडीन का देखो, कौन कौन इजीली रिएक्शन शो करेगा, जो इजीली बॉन्ड को ब्रेक करवा पाएगा, CX बॉन्ड को। कौन ब्रेक करवा पाएगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसको कम एनर्जी दोगे तो ब्रेक हो जाएगा। हमें पता है आयोडीन का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बॉन्ड को बहुत इजीली आप ब्रेक करवा सकते हो। बॉन्ड जब इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। तो इन की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए विद रिगार्ड टू SN2 रिएक्शन। यहीं पर आपकी SN2 रिएक्शन फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज योर SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फटाफट से लिख लीजिए की पॉइंट्स। वीडियो को पॉज करके लिखोगे तो बेटर रहेगा। हाँ जी, तो अभी हम बस स्टार्ट करते हैं SN1। ओके, तो SN1 रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब SN1 रिएक्शन को भी पहले हम ओपन अप करके लिखते हैं। पहले हमारे पास क्या है? 1 नंबर है। 1 को हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर। क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर कहते हैं। N को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। S को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और रिएक्शन तो हमें पता ही है, रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होगा? पहली चीज समझो, यूनिमोलिकुलर का मतलब है यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मैम इस बार 1 है, तभी यूनि लिखा है। बाय का मतलब था 2, यूनि का मतलब होता है 1, मतलब यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन शो करना।
अब न्यूक्लियस की प्रति अट्रैक्शन शो करना मतलब खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल है तभी NU लिखा, खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट होना। अच्छा, अगर आपको SN2 करने के बाद एक बार ही हो रहा है, भी बहुत कुछ हमने कर लिया है, तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक लिख सकते हो, क्योंकि SN1 भी बहुत सिंपल है, कंपेयर करके चलोगे ना तो तुम्हें बहुत झटपट समझ आ जाएगा, इसलिए 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखना, SN1 में मैंने इतना लिख दिया है, अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे। इसका एक की पॉइंट आपको यहाँ पहले ही मेंशन करवाना चाहूंगी, ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं SN2 के अंदर 2 लिखा है ना तो वहां 2 स्टेप होगी, SN1 के अंदर 1 लिखा है तो 1 स्टेप होगी, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है। SN2 एक ही स्टेप में हो जाती है, इंटरमीडिएट जब बनता है, बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साथ के साथ होती है, बट SN1 में 2 स्टेप्स में रिएक्शन अकर होगी, ठीक है। यहाँ 2 स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी। हमें क्या चाहिए होगा, ऑप्टिकली, हमें यहाँ पर भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा मैम, ये भी बता दो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होगा जो कायरल कार्बन है, जिसके अंदर कायरल कार्बन है। अच्छा, अब कायरल कार्बन क्या थे, जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो हम यहाँ पर वही केस लेते हैं, एक हेलोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बॉन्ड बन गया R के साथ, और ये हमारा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बॉन्ड बन गया R' के साथ, ठीक है। अब यहाँ 4 अलग ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे मैम, इसको हम कायरल कार्बन कह देंगे, तो स्टार लगा दिया इसके ऊपर भी, ये कायरल कार्बन है। अब फिर से वही कहानी आती है, बात वही है, सिंपल है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। जब वो अटैक करेगा ना तो बहुत ही अच्छी सी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी। यहाँ हमें इस बार इन्वर्जन कंपाउंड भी मिलेगा, और यहाँ पर हमें इस बार रिटेंशन कंपाउंड भी मिलेगा। अरे ये क्या चीज है, पिछले केस में तो इन्वर्जन मिला था, अब यहाँ पर दोनों मिलेंगे। जी हाँ, जिन दोनों को हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब ये कहानी थोड़ी थोड़ी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, तो अब मैं यहाँ पर जितना हमें आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट +1 का चाहिए होगा वो बताती चलूंगी, घबराना मत। यहाँ पर बस इतनी कहानी है, पिछले केस में इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा था, यहाँ हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तरीके के कंपाउंड मिलेंगे। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। होप सो आपने इतना तो यहाँ पर लिख लिया होगा। एक चीज और आपको यहाँ बता देती हूँ, अब ये रिएक्शन जो है ना, ये होती है पोलर, दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये होती है हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक, मतलब पोलर मतलब जिसपे पोल्स है, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है, सच एज वाटर। पोल्स क्रिएट होता है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको खोल के देखो, ऐसे लिख लोगे, वाटर क्या होता है, H2O। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं और प्रोटॉन भी है, H पॉजिटिव भी है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पर देखना, कैरेक्टरिस्टिक से पहले यहाँ मैं मैकेनिज्म को अच्छे से आपको समझाती हूँ। मैकेनिज्म ना यहाँ 2 स्टेप का होता है, 2 स्टेप्स में होता है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप, यहाँ लिखेंगे 2 स्टेप रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे हम 2 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। क्या होता है, कार्बोकटाइन का जनरेशन होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक एक चीज जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनते चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। मतलब कि हमारे रेट के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, एक चीज और रह गई, पिछले में ही आ जाओ, SN2 में रेट से ही याद आया, यहाँ 7th पॉइंट लिख लेना। मैंने आपको बताया था इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, तो अगर आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ना SN2 का, रेट क्या होता है ये ना, अब आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हो, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो। यहाँ रिएक्टेंट आप क्या ले रहे थे, एक तो ये ले रहे थे और एक न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, RX लिखोगे और क्या लोगे, न्यूक्लियोफाइल।
अब इनके ऊपर दोनों के ऊपर पावर क्या है, 1 1 है ना, कुछ नहीं गिवन, मतलब एक ये एक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर होता है जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर होती है। इसके ऊपर पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2, और मॉलिक्यूलैरिटी 2 मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 हो जाएगी। तो ये रेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं पता केमिकल काइनेटिक्स अभी नहीं करी अच्छे से तो कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपल समझो, बस रिएक्टेंट लिखते हैं। रेट जो होता है रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ 2 रिएक्टेंट थे ना तो दोनों को हमने लिख दिया, उनके ऊपर कुछ भी नहीं गिवन तो 1 1 आ जाएगा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलैरिटी 2 की हुई क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे। अब यहाँ ना जब ये बता रही हूँ मैं SN1 की बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ बोला पहला मैकेनिज्म हमारा पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जनरेट होता है। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ही हम स्लो स्टेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लो स्टेप भी कहते हैं। कैसे, समझो इस चीज को। यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। पिछले केस में एक ही रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा था, है ना, एक ही रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा था, और उसी रिएक्शन में हमारा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा था, ठीक है, दोनों चीजें एक ही साथ हो रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, न्यूक्लियोफाइल बाद में आएगा, पहले कार्बोकटाइन बनेगा। कार्बोकटाइन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का होना। कैसे बनेगा, देखो हमारे पास ये कार्बन है यहाँ X लगा है, इधर हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड R के साथ है और एक हमारा R' के साथ है। यही कहानी है हमारी यहाँ पर, सिंपल सी चीज है, यही हमारी कहानी होती है। भी कार्बन है, ये हमारा X लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, ये हमारा डैश बॉन्ड है, ये हमारा वेज बॉन्ड है। डैश बॉन्ड मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये वाला मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, जो क्या करता है, इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। जब वो इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा तो देखो क्या है, पहले इसका एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमारे 2 बॉन्ड्स प्लेन में थे, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था, एक पीछे बॉन्ड था, एक आगे बॉन्ड था, और 2 प्लेन में थे। अब ये क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के डालने की वजह से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब आप कहोगे ये क्या चीज है, इस पे इतना फोकस नहीं करना, सिर्फ इतना समझो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। फिजिक्स में भी आपने डाई इलेक्ट्रिक वर्ड सुना होगा। इसके कारण ये क्या करता है, CX बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ क्या होगा, देखो कार्बन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा R, सॉरी इसको ना ऐसे नहीं बनाते, मैं बताती हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर अपना बना लेगा, ठीक है, मतलब सभी जो तीनों बॉन्ड है ना वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। ध्यान से समझना, पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे था, 2 बॉन्ड प्लेन में है, एक बॉन्ड आगे है, एक बॉन्ड पीछे है, ये दोनों प्लेन में है, ये वाला आगे है आपकी तरफ, ये वाला पीछे है। अब क्या हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा तो तीनों बॉन्ड अब प्लेन में आ गए, एक ही प्लेन में आ गए। पहले एक आगे था, जो पीछे था वो हट गए, सारे अब एक ही प्लेन में आ गए, मतलब ऐसे आ गए, पूरे एक सरफेस पे आ गए। 3D नहीं है अब, ये 2D बन गया। मतलब क्या हुआ, ये प्लेनर हुआ, ये प्लेनर हुआ, तो ये हमारा क्या जनरेट हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा X है ना, ये X ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ से चला गया। मैंने क्या कहा था, जब एक बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो पार्शियल चार्जेस लगाओगे, जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर पूरा चार्ज चला जाता है, मतलब पूरा नेगेटिव ये चला गया, तो ये कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, खाली हो गया, तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ से ये क्या बना, हमारा कार्बोकटाइन बना। क्या बना, कार्बोकटाइन बना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पिछले केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, एक ही स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा था, बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, अब हमारे पास ये कार्बन है, ये हमारा कुछ इस तरह से कार्बोकटाइन है, न्यूक्लियोफाइल आया। अब देखना, खुद सोचना, पिछले केस में क्या हो रहा था, X नेगेटिव था तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा था। अब न्यूक्लियोफाइल चाहे आगे से आए या चाहे पीछे से जाए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको रिपेल करेगी, क्योंकि X नेगेटिव ही चला गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है जो रिपल्शन करेगा। मतलब अब हमारे पास क्या टेंडेंसी है, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से आता है तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा। अब फिर से कार्बन अपनी शेप तो एक्वायर करेगा ही ना, कार्बन अपनी शेप एक्वायर कर ली, ये आगे से अटैक हो गया। अच्छा अगर वो पीछे से अटैक करता है तो देखो, तो ये ऐसे बन जाएगा, आगे से अटैक करेगा तो ऐसे बन जाएगा, पीछे से करेगा तो ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो ये सेम सेम से स्ट्रक्चर लगते हैं, मतलब स्ट्रक्चर रिटेन रहा, मतलब ये रिटेंशन है,
स्ट्रक्चर रिटेन रहा। अब ये इसके इधर से बैक साइड से अटैक करता है तो ये ऐसे बनेगा, जिसको अभी हमने इन्वर्जन बोला था, मतलब यहाँ पर रिटेन रहा स्ट्रक्चर और इन्वर्जन वाला भी बना, मतलब दो तरह के कंपाउंड बने। जब हमें दो तरह के कंपाउंड रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलते हैं तो उसे कहते हैं, उनके सम को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो हमें SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। फटाफट से इसको लिख लीजिए। फटाफट से इसको लिख लीजिए। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसके कुछ की पॉइंट्स है। हाँ जी, चलिए अब इसके पहले इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख लेते हैं। अभी आपने लिख लिया होगा होपफुली। चलो पहले इसको, मैकेनिज्म तो मैंने करा दिया है ना, की पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके चलिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में पहली बात, एक चीज आप मेंशन करना, जब हम कंपेयर करते हैं ना तभी दोनों याद आते हैं। चलो यहाँ पर ना जरूर मेंशन करना, SN2 के अंदर यहाँ न्यूक्लियोफाइल आप स्ट्रॉन्ग लेने वाले हो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ स्ट्रॉन्ग लोगे तभी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है SN2 के अंदर। SN1 के अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो वीक होता है, ठीक है, इसीलिए आपको इसको दो स्टेप्स में करवाना पड़ता है। तो पहला की पॉइंट तो ये है भी, ये जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरी चीज यहाँ पर आपने क्या 2 स्टेप में भी लिख लेना, पहला हमारा होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन, पहला क्या होता है? जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन होता है, ठीक है, और दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। सेकेंड चीज आप यहां पर लिखेंगे भी, यहां पर इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। यहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है आपका वो वीक होता है, इस वजह से सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? यहाँ वीक होता है। चौथा पॉइंट, यहाँ पर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हो, जैसे कि वाटर, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से CX बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। अब जैसे कि हमने स्टेबिलिटी की बात की थी SN2 के अंदर भी, तो यहाँ पर भी अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करती हूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन में। देखो SN2 में तो कार्बोकटाइन बन ही नहीं रहा था ना, लेकिन यहाँ तो बन रहा है ना। और मैंने आपको बोला था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमारा क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप होता है, और जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब ये अगर हमें रेट को देखना है तो हम कार्बोकटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका रेट होगा। और हमने कार्बोकटाइन का ऑर्डर पहले भी पढ़ा हुआ है, 3 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। देखो SN2 में हमने क्या देखा था? 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं है, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी वीक है। दूसरी बात, यहाँ कार्बोकटाइन बन रहा है जो कि प्लेन में आ जाता है, तो CX बॉन्ड का रोला ही नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू योर SN1 रिएक्शन। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। आई होप सो आप सबने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिखना। अब स्टूडेंट्स ये NCERT की कुछ लाइंस हैं, SN2 के लिए आपके लिए होमवर्क है। SN2 आप खुद से रीड करोगे NCERT से, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। SN1 मैं आपको क्लास में करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कोऑर्डिनेशन में चलेंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। आप खुद से जब रीड करोगे तो नई नई चीजें समझोगे, तो आप वो पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं कंफ्यूजन आती है। तो NCERT में हमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इसने जो कि उल्टा लिखा है आप इसको सही से लिखेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखा कुछ भी हो, प्रोनाउंस कैसे करना है, बोलना कैसे है, इस डायरेक्शन में चलेंगे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? देखिए, SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
अब देखो सब कुछ इजी लगेगा आपको क्योंकि आपने पढ़ लिया है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैरी आउट होता है, जैसे कि वाटर में कर सकते हो, अल्कोहल में कर सकते हो, एसिडिक एसिड में कर सकते हो। पोलर प्रोटिक मतलब पोल्स जनरेट होंगे, प्रोटिक मतलब उसके पास H पॉजिटिव है डोनेट करने के लिए, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ नीचे दिखा रखा है, यील्ड्स टेरिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ से हमें ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है, फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ ऑर्डर क्या होगा, देखो SN1 के अंदर ये देख रहा, यहां पर मैंने आपको बोला ना ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही बताएगा रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ये जो स्टेप है ना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये फास्ट होता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे ऑर्डर या इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूं भी, ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं, अकेला हमारे पास सिर्फ RX था। मतलब अगर मैं यहाँ रेट लिखती भी हूं ना तो रेट मेरा किस पे, सिर्फ रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ RX है, इस बार न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं, क्योंकि रेट हमारा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक ही ऑर्डर होगा और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी एक ही होगी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। हम न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रेट ये स्टेप बता रहा है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर एक ही होगा। अब देखिए दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा जो आपका RX है। ये वाला पूरा आपका R ग्रुप है, ये X लगा हुआ है जो कि Br है। ये OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो क्या करेगा अटैक करेगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, OH को Br को निकाल देगा, देखो OH जुड़ गया, Br निकल गया, वही तो चीज है। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस X को निकाल देगा, उसकी जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा, तो यहां से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये उसी को उसने स्टेप्स में भी करके दिखाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारा इनिशियली सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट था, इस पूरे को आप R ले लो, Br को X ले लो, कंफ्यूजन ना हो उस वजह से। अब स्टेप 1 में क्या होता था, सिंपल सी कहानी है, हम यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं जो इनके बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा। जब ब्रेक करवाएगा तो ये प्लेन में आ गए, ये CH3 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 प्लेन में आ गए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटाइन की जनरेशन हो गई। क्या बन गया, यहाँ से कार्बोकटाइन बन गया, Br नेगेटिव निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। कहां से अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। तो हमें कहीं से भी अटैक करवा दोगे तो प्रोडक्ट में तो यही मिलेगा ना, भी OH लग गया कार्बन पे। सिंपल था, अब समझ आ गया होगा अच्छे से। तो उसने आपको यहाँ पर यही बताया भी कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है, कौन सा फास्ट है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी कम है। तो अब आपका रीड करने का काम आपका ये है, आपने खुद से रीड करना है। ये कंपैरिजन उसने आपको दे दिया है SN2 और SN1 का, जैसे कि मैंने आपको बोला भी SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल था। SN1 में कार्बोकटाइन पे डिपेंड करता है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो उसने इन शॉर्ट करके उसको यहाँ ऐसे लिख दिया है, ठीक है, हो जाएगा ये NCERT से भी। अब ये एक और आपके लिए होमवर्क का सेक्शन है, आपने यहाँ लिखना है SN1 के मेन की पॉइंट्स, यहाँ लिखने हैं SN2 के मेन की पॉइंट्स। ये आपका होमवर्क है, इसका चार्ट मैं आपको कल दोबारा भी बनवाऊंगी तो हम मैच करेंगे। पहले नेम लिखेंगे, फिर इसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैसी रिएक्शन है, क्या ऑर्डर है, क्या मॉलिक्यूलरिटी है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, किस पे डिपेंड करता है, किस में पोलर प्रोटिक है, किस में पोलर ए प्रोटिक है, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वीक ले रहे हो, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, ये पूरा चार्ट आपने बनाना है। और ये हम कल सॉल्व करेंगे, मतलब खुद यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, आप मैच कर सकते हो। अब स्टीरियो जो केमिकल एस्पेक्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट का मतलब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अबाउट इन्वर्जन रिटेंशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो पहली केमिकल रिएक्शन हमारी फिनिश हो चुकी है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन से, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है, एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। देखिए हमने हेलो एल्केन लेना है, तो लेट अस से हमने एक हेलो एल्केन ये लिया। इसको ना मैं थोड़ा सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट ब्रेक। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन अप करके लिखूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 को क्या मैं ऐसे, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं,
क्या CH3 को ओपन अप करके मैं CH2H लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, CH2 है और इसका X मैं ऐसे लिख दूँ, जस्ट टू मेक इट इजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब एलिमिनेट करना। ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। अभी तक हम देखते थे जैसे K पॉजिटिव OH नेगेटिव है तो हम कहते थे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो यहाँ ये OH नेगेटिव होता है ना, ये बेस की तरह काम करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब जब ये बेस की तरह काम करेगा ना, बेस का काम क्या होगा, वो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। कंफ्यूज हो रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्योंकि दूसरी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। लेकिन छोड़ना मत लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो मैंने आपको बोला अभी हम OH नेगेटिव वाला केस देखा तो हमने कहा OH नेगेटिव पिछले केस में न्यूक्लियोफाइल था, है ना। यहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं ना OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, बट जब आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तब OH नेगेटिव एज अ बेस काम करता है अल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस में होने के कारण। अब बेस क्या करेगा, बेस तो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बेस का रोल क्या है, इट विल अट्रैक्ट H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, देखो क्या होगा। अब ये जो बेस है OH नेगेटिव है, यहां पर आपको पता है कार्बन और हेलोजन में हेलोजन नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये OH नेगेटिव नेगेटिव के पास तो नहीं जाएगा। ये किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा ना, जो उसको इजीली अवेलेबल है। किस हाइड्रोजन के पास जाएगा, हमें ये समझना जरूरी है। जो हेलोजन होगा, जो हेलोजन कहीं भी हेलोजन है, वो जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ध्यान से सुनना, हेलोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वो होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। क्या बोला मैंने, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 2 ले लो, या ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। समझे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये हमारे बीटा हाइड्रोजन है जो बीटा कार्बन से जुड़े हैं। अब क्या करता है ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस बीटा हाइड्रोजन के पास आता है। ये ज्यादा मत्था नहीं मारना चाहता, वो कहता है अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये X नेगेटिव रिपेल करेगा, वहां क्या जाना, नीचे जाते हैं आसानी से हमें यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। ये OH नेगेटिव यहाँ अप्रोच करेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे देगा। जब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत सिंपल सी चीज है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ये तो बाद की कहानी है, इसको भूल जाओ। यहां क्या होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये हाइड्रोजन अपने इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जब छोड़ेगा तो ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक कर जाएगा। अब इन दो कार्बन में जब एक बॉन्ड आया तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, ये क्या करेगा, अपने ये वाले 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हेलोजन को दे देगा और कहेगा निकल जाए यहां से, ये निकल जाएगा। दोबारा समझते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, उस पे जो हाइड्रोजन है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब हमने अल्कोहलिक KOH जब भी यूज करेंगे तब OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करके किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये पहुंचा H पॉजिटिव को, इसने अट्रैक्ट करा, इसने उसको ले गया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है अब वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जो डबल बॉन्ड बना देंगे, जिसके कारण कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता था, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स X को दिए और वो निकल गया। मतलब यहां क्या हो रहा है, यहां पर बीटा एलिमिनेशन हो रही है। तो इन शॉर्ट आप एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो। क्यों क्यों कहते हो बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन इधर रिमूव हो है इस वजह से। अच्छा, अब इसे और क्या कह सकते हैं, इसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीहाइड्रो, मतलब समझाती हूँ, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डी का मतलब क्या होता है, डीई का मतलब होता है रिमूवल, डीई का मतलब होता है रिमूवल, कहीं पे भी डी लिखा जाए मतलब रिमूवल है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब है
हेलोजन। यहाँ देखो एक ये निकल रहा है H, यहाँ से एक X निकल रहा है, HX की रिमूवल हो रही है, तो इसे डिहाइड्रोहेलोजनेशन भी कहते हैं। अब हुआ क्या, अब मैम प्रोडक्ट भी बताओ क्या बनेगा। देखो ये CH2 हाइड्रोजन तो चला गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, CH2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एल्कीन की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। यहाँ से किसकी प्रोडक्शन देखने को मिलती है, एल्कीन की हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। सभी इसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली। चलिए एक और केस देखते हैं इसी के अंदर। हमारे पास है CH3 CH2 CH, इस पे लगा है Cl और CH3। अब फिर से ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। अब इसके अलावा ना ये रिएक्शन NaNH2 की प्रेजेंस में भी हो सकती है, अगर अल्कोहलिक KOH नहीं लिखा तो कंफ्यूज मत होना, या बल्कि न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में भी हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बल्कि मतलब हैवी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखना क्या होता है। पहले तो हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके साथ वाला कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये कार्बन कैसा है, बीटा कार्बन। ये कार्बन कैसा है, बीटा कार्बन। और इस पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन। अरे मैम यहाँ तो दो तरह के हाइड्रोजन है, देखा जाए तो ये एक ये हाइड्रोजन भी एक ये भी है, तो क्या करेंगे, मतलब दो प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ बनाओ दो प्रोडक्ट, बताती हूँ दो प्रोडक्ट के नाम क्या होंगे। तो देखो सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर तो हम अलग कलर लेते हैं। देखो अगर तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं भी इस हाइड्रोजन को, इसको आप ओपन अप करके दोबारा यहाँ लिखते हैं। देखो CH3, इस CH2 को ओपन अप करके लिखते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे दिखा देते हैं, ये CH, ये Cl, CH3। यहाँ पे फिर से वही कहानी, OH नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड हो गए, Cl निकल जाएगा। क्या बनेगा देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ से ये बना, मानते हो। अच्छा अगर मान लो हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH Cl। अब इस CH3 को भी ओपन अप करके ऐसे लिख देते हैं, तो ये OH यहाँ से आया, OH ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ब्रेक होंगे और Cl नेगेटिव निकल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास ये केस आ गया, ये दोनों चीजें आई। अब मुझे यहाँ पर खुद सोच करके बताइए इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं सेटजेफ, सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। और जो ये वाला प्रोडक्ट हमारा होता है इसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखो मैंने किस बेसिस पे कहा भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा या इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों है, किस बेसिस पे मैंने बोला, क्योंकि ये 80% प्रोड्यूस होता है और ये 20% ही प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करो, देखना ध्यान से। सेटजेफ प्रोडक्ट या सेटजेफ रूल क्या कहता है, आपके जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर हमारे ये डबली बॉन्डेड कार्बन है तो इसको एज अ ग्रुप कंसिडर करो, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन है इस पे, 3 और 3 6, मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस वाले केस के अंदर बात करते हैं, ये हमारा डबली बॉन्डेड का केस है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वजह से हमारा ये मेन प्रोडक्ट बनता है जिसे हम सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम है इसीलिए इसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम होने के कारण तो ये 80% और 20% का रूल बनता है। काइंडली राइट इट डाउन। आई होप सो आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। सॉरी फॉर माई वॉइस। ओके,
तो यहीं पर हमारी एलिमिनेशन का मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब एलिमिनेशन की एनसीईआरटी रीडिंग और टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे विद अवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। मतलब कल के लेक्चर में आपका सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर, दैट विल बी द प्रैक्टिस सेशन। तो 2 लेक्चर्स ही हैं। कल में हम केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोअरीन्स की और एलिमिनेशन जो रह गया है एक आधी रिएक्शन उसको फिनिश आउट कर लेंगे। क्लियर? अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क है जो मैं डिक्टेट करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके सामने एक रिएक्शन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको रीड कीजिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए ताकि आप इसे सॉल्व कर सके। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज। आपने यहाँ पर भी बताना है, आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, ट्राई करना नहीं होता तो एज यूजुअल हम डिस्कशन तो करते ही हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आप लोग मुझे चाहिए सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, इनमें से कौन सी रिएक्शन अकर नहीं करने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप इस पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला अच्छे से समझोगे और फिर इसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज SN1 रिएक्शन इज फास्टर इन, इनमें से किसमें SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट होने वाली है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किस पे होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है। तो यहाँ ऑर्डर का रोल है सारा, देखो ऑर्डर का है। ठीक है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर द SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा फास्टर होगा। आपके पास 2 आपको दे रखे हैं यहाँ पर पार्ट्स जिनको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज विच एल्काइल हैलाइड एग्जिबिट कंप्लीट रेसिमाइजेशन इन SN1 रिएक्शन, मतलब जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बन रहे हैं, आपने वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने ऑर्डर बताना है। ये तो आप देखकर ही बता सकते हो, बहुत सिंपल है ना। भी कौन सा बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई X एंड Y। तो अभी अल्कोहलिक KOH की एलिमिनेशन रिएक्शन की थी, आई होपफुली अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क आपका यही है, सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन क्लास, सॉल्व क्वेश्चंस गिवन इन लेक्चर। दूसरा, सॉल्व योर प्रैक्टिस शीट जो आपको दी जाएगी उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, मैंने आपको बोला था एक डिफरेंस जो है आपने बताना है बिटवीन SN1 एंड SN2, जो अभी मैंने आपको बोला लेक्चर के बीच में। दूसरा मैंने आपको बोला SN2 की NCERT रीडिंग करनी है। तो आपका आज के लिए ये होमवर्क रहेगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन लग रही है, वीडियो को वहां से एक बार रिपीट करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, अब वीडियो को खत्म करने से पहले इतनी सी चीज कहूंगी, जीवन में सफलता पाने के लिए असफल होने के डर से ज्यादा, जीवन में सफलता पाने के लिए असफल होने के डर से ज्यादा सफल होने की इच्छा होनी चाहिए। तो अपनी ये इच्छा रखिए कि मुझे सफल होना है, मुझे सक्सीड करना है, अपने उस संकल्प को कायम रखिए, तभी आप कुछ लाइफ में बन सकते हैं। अगर हम ये सिर्फ डरते ही रह जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। डर को साइड पे रखो, जब तक आपके लिए वो टॉपिक तभी तक टफ रहेगा जब तक आप उसे उठाते नहीं हो। जिस टाइम आप उस टॉपिक को उठा करके पढ़ करके सॉल्व कर लोगे ना, वो टफ नहीं रह जाता। तो असफलता को जो अ वर्ड है उसमें से निकाल दो और सफल होने के लिए अपना निश्चय, अपना संकल्प कायम रखो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।